हेलो स्टूडेंट। आज हम जो डीएसएसबी की जो वैकेंसीज आई हैं उनसे रिलेटेड हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं। हम ऐसे ही करके पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके हम नई नई सीरीज में हम डिस्कस करते जाएंगे। जो टॉप मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला सीरीज है। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पॉलिटी का। फिर इसी तरीके से ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को भी हम कवर अप करेंगे। तो पॉलिटी का आज ये पहला सीरीज है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरटीआई? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। दो चीजें, एक आरटीआई होता है, एक आरटीई होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये राइट टू एजुकेशन है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था। ये 2002 का अमेंडमेंट है जो 2009 में इनएक्ट हुआ था। बट ये अमेंडमेंट नहीं, ये एक्ट आया था जो बेसिकली क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन इसमें बेसिकली क्या है, आप किसी भी जो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक से रिलेटेड है, उनको आप उनसे एक नॉर्मल सा आरटीआई करके उनसे आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू कैन आस्क कि प्राइम मिनिस्टर ने कितने का कपड़ा पहना, वो भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये मनमोहन सिंह लेके आए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन सिंह, राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये आरटी ये अलग चीज है, ये आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे अगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कितने मेंशन है। फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे तो 11 है, लेकिन इनिशियली इसमें 10 थे, इसमें एक ऐड हुआ है, वही राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसमें इंक्लूड हुआ है, तो फिलहाल तो 11 है, लेकिन इनिशियल इसमें 10 थे। ये हमारे इनेक्ट हुए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमने रसिया से बोरो किया है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज वो 11 है। इनिशियली 10 थे, ये हमने 2002 में इंक्लूड किया है। और 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किया गया था, जो 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान और निकोबार आप देखेंगे ना, तो आपको ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल के साइड में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे वो कैलकाटा हाई कोर्ट है जो इसको गवर्न करता है। इंडिया में करंटली देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट। द न्यूएस्ट वन इज अमरावती, जो बेसिकली आपकी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है, वो सबसे नई हाई कोर्ट है। टोटल इंडिया में इस टाइम पे 25 हाई कोर्ट्स हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 25 हाई कोर्ट्स हैं। बिकॉज एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को गवर्न कर सकता है, सेम एज गवर्नर। एक गवर्नर भी एक से ज्यादा स्टेट को गवर्न कर सकता है, वैसे ही हाई कोर्ट के लिए भी ये दिया गया। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। Who appoints the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, जिसे कैग बोलते हैं, जो आर्टिकल 148 के अंडर में। अटॉर्नी जनरल की हम सबसे पहले अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, ये 76 है। ये जितने भी पोस्ट होते हैं, बेसिकली फाइनेंस कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन सब का अपॉइंटमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो these are appointed by the president of India. अटॉर्नी जनरल इज बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवोकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 के अंडर में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ विलेज पंचायत।
अब विलेज पंचायत के लिए दो आर्टिकल आते हैं, ये तो डीपीएसपी के अंडर में आता है आर्टिकल 40। एक और आर्टिकल आपको विलेज पंचायत से मिल सकता है 243। इसके सब पार्ट्स में जैसे के हो गया, लाइक उसके इलेक्शन से रिलेटेड है, तो 243 के अंडर में ये भी विलेज पंचायत से, ये आपका डीपीएसपी के अंडर में दिया हुआ है, ये आपका डीपीएसपी, और ये आपका स्टेट के अंडर में दिया हुआ है 243। तो हमारा जो विलेज पंचायत है या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी है, आप पूरे तरीके से एक तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 दोनों जगह पे मेंशन। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपका। अगर दोनों ऑप्शन दिए गए तो ये पूछ लेंगे कि डीपीएसपी के अंडर में कौन सा आर्टिकल, तो डीपीएसपी के अंडर में आर्टिकल 40 ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की डीपीएसपी है, तो इसी के बीच का कोई एक आर्टिकल रहेगा। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 41 है, वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 243 है जो इनेक्ट हुआ था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 के अंडर में ये आया था, जहां पे विलेज और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। इसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनके पास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आप आर्टिकल देखेंगे 324 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन में बेसिकली 3 लोग होते हैं, 1+2। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। इस टाइम पे ज्ञानेश चंद्र करके, ज्ञानेश आई थिंक उनका नाम है, ज्ञानेंद्र या ज्ञानेश ऐसे कुछ नाम है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन इस टाइम पे वही है। टोटल 3 होते हैं, 1+2। इसमें कुछ चेंजेस हुए इनके अपॉइंटमेंट्स में, जैसे कि पहले इनके अपॉइंटमेंट्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑपोजिशन लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलके अपॉइंट करते थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। पर इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अब कहा गया प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ऑपोजिशन लीडर विल चूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बारी का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड राहुल गांधी, इन तीनों लोगों ने मिलकर चूज किया था। तो ये इसमें चेंज हुआ था इसके चूजिंग प्रोसेस पे। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु चेयर्स द सेशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं राज्यसभा के। अगर लोकसभा पूछा जाए तो स्पीकर। लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें बेसिकली स्पीकर बोला जाता है, और राज्यसभा के जो चेयरमैन उन्हें वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये हुआ था। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता 1773 वाला, उसी टाइम के आसपास की बात है ये। रेगुलेटिंग एक्ट के थोड़ा सा पहले आया था ये कलेक्टर का पोस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब ये लास्ट क्यों पूछा गया, क्योंकि नाउ प्लानिंग कमीशन अबॉलिश्ड, इसे खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पे अब एक इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आया था 2015 में। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स की बात करेंगे तो ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स विल बी द मेंबर ऑफ द नीति आयोग एंड द चेयरमैन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसमें कुछ अलग से सेक्रेटरी वगैरह भी अपॉइंट किए जाते हैं, पर बेसिकली चेयरमैन इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्म किया था। और इसके लास्ट चेयरमैन जो थे, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन जो थे, वो आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ये आपके लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे। अब नाउ प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन बेसिकली हमने बोरो किया था रसिया से। इसमें 5 ईयर प्लान्स आते थे, 5 ईयर प्लान्स को हमने रिप्लेस कर दिया अब नीति आयोग से। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, जो 1973 में इंदिरा गांधी लेके आई थी, 1973 में। और इसके बाद जैसे आप अभी देखेंगे कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट चीता आया था, जो हमने नमीबिया और साउथ अफ्रीका से भी बोरो किया था चीता, पर अभी तक वो उस लेवल पे नहीं, माइट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। क्योंकि आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को आए हुए भी आपको यहाँ पे लगभग 27, 25, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं।
तो इतने साल में तो हमारे पास बहुत सारे टाइगर अब है, हमारी काउंटिंग भी बढ़ गई है। लेकिन इसी तरीके से हो सकता है 15-20 साल बाद हमारे यहाँ पे जो नए चीता आए हैं उनके भी क्या हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए, फॉर द बेस्ट। इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट आया था 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973। फासिज्म बिलीव्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। फासिज्म बेसिकली ये इटली से रिलेट करते हैं कि फासिस्ट गवर्नमेंट थी। इसका मतलब होता है टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होता है, फासिस्ट जिसे फासिस्ट बोलते हैं, वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को बोला जाता है। The Sindhi language was included in the 8th schedule of the Indian Constitution in which constitutional amendment? अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो इंडिया में 8th शेड्यूल की बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल पार्ट 17, टोटल 25 लैंग्वेज है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 25 लैंग्वेज है, टोटल 25 ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखना, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेपाली इज द वन। नेपाली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिकली इसमें 4 के आसपास अमेंडमेंट हुए थे, 21, 51, 72 तो अमेंडमेंट हुए थे। लेकिन जो सिंधी लैंग्वेज है इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ था। इसमें 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। आप बस सिंधी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बारे में अमेंडमेंट से रिलेटेड और आगे क्वेश्चंस हैं, उनको हम जब डिस्कस करेंगे तो सारे लैंग्वेजेस को एक साथ हम ऐड कर देंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब आई है। उड़िया का नाम भी चेंज करके उड़िया कर दिया, ओडिसी का नाम उड़िया कर दिया गया था। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो हम सभी अभी लैंग्वेज का जब क्वेश्चन आएगा वहां पे डिस्कस कर लेंगे। Sikkim was associated with the Union of India by the amendment in 1970. सिक्किम 1975 में 36 अमेंडमेंट के अंडर में इंडियन यूनियन में ऐड किया गया था। 36 अमेंडमेंट 1975 में। ऑटोक्रेसी, जिसे बेसिकली लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये एब्सोल्यूट रूल बाय वन होता है कि एक ही बंदा होगा जो रूल करेगा। देखिए इस टाइम पे ना बहुत सारे गवर्नमेंट है जो खुद को कहते हैं कि यस वी आर द डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी दे आर नॉट द डेमोक्रेसी। अब आप फॉर एग्जांपल आप चाइना को लीजिए। चाइना कहने के लिए वो इलेक्शन करवाते हैं, पीरियोडिक इलेक्शन होता है उनके यहाँ पे। पीरियोडिक इलेक्शन मतलब एक टर्म फिक्स होता है, इतने साल के अंडर में इलेक्शन होगा, बट हु विल यू चूज टू होम? एक ही पार्टी है, उन्हीं को वोट करना है। तो कहने को तो वो डेमोक्रेसी है, पर क्या सच में वो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करते हैं? फॉर रसिया आप किसको चूज करेंगे? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम, बाकी और चीजों के लिए इलेक्शन हो रहा, प्रेसिडेंट के लिए होगा ही नहीं। तो कहने के लिए डेमोक्रेसी में भी कई सारी चीजें हैं। डेमोक्रेसी में बेसिकली हम देखते हैं तो 2 तरीके की गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया में हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने चूज किया था बिकॉज वी बिलीव वी प्रेफर स्टेबिलिटी ओवर, वी प्रेफर स्टेबिलिटी। हमने स्टेबिलिटी को प्रेफर नहीं किया था। स्टेबिलिटी का मतलब है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन हमने जो प्रेफर किया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर किया था। वी प्रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई वी चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके पीछे एक लंबी क्लास जाएगी अगर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये बेसिकली आपके सिलेबस से बहुत अलग हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट रूल बाय वन हो जाएगा। द फाइनेंस कमीशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने बोला था जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं ऑल आर अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये अंडर आर्टिकल 280 है फॉर 6 years। हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा? ये पहले होता था, अब नहीं, इसे खत्म कर दिया। 104th अमेंडमेंट आई थिंक इसका।
2019 में 104th अमेंडमेंट से इसे खत्म कर दिया गया। ये पहले 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, राज्यसभा में तभी भी 12 लोगों को किया जाता है, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, अब इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। तब जाके उस टाइम पे हमारे यहाँ टोटल 545 मेंबर्स होते थे। राइट नाउ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 543। राइट नाउ दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ 543। ये जो 2 लोग हैं पहले एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन बेसिकली जिनके माँ या बाप यानी पेरेंट्स में से कोई एक जो ब्रिटेन का हो, बेसिकली जो जिन्होंने हम पे रूल किया उनमें से कोई एक हो तो उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो वो एंग्लो इंडियन का जो पोस्ट था उसे खत्म कर दिया। इसके पीछे रीजन दिया गया था कि वो उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वो 2 सीट ऑक्युपाई कर सके लोकसभा में, तो इसलिए उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया गया, नॉमिनेशन को ही खत्म कर दिया गया। After Jawaharlal Nehru, who among the following was in the other prime minister who completed her first term and immediately came for the second term? Who among the following was the other prime minister? आप देखेंगे मनमोहन सिंह जो 2004 में पीएम बने, 2009 में बने दोबारा से, बाकी बने तो लगातार आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी का भी नाम आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बने थे, 2 बार ही बन गए तो 1999 में, लेकिन उन्होंने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया था। जो 5 साल का टर्म कंप्लीट करने वाले हैं ना वो मनमोहन सिंह है। उन्होंने एक 5 साल का टर्म कंप्लीट किया और फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्ट हुए, तो मनमोहन सिंह है। द प्रेजेंट सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अभी इंक्रीज किया गया, ये 5 लाख कर दिया गया ना। द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज द 5 लाख। द फंडामेंटल राइट्स आर enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। आर्टिकल की बात करें 12 to 35 आर्टिकल्स के अंडर में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इनिशियली देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक को हमने अबॉलिश कर दिया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से। ये हमने किया था 44th अमेंडमेंट 1978 में, इसे हमने रिमूव कर दिया था और अब ये है हमारा लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो पहले हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। टोटल ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे, बट इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 31 है उसे हमने अबॉलिश कर दिया, अब उसे हमने आर्टिकल 300A में पुट कर दिया, जो हमारा लीगल राइट है। वो हमने खत्म कब किया था? 44th अमेंडमेंट 1978 के अंडर में राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अबॉलिश कर दिया था एज अ फंडामेंटल राइट। नाउ प्रॉपर्टी इज योर लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। This will be the last question for today, and the question is, what is the special initiative launched by the Center to protect children's rights in the areas affected by the armed conflict such as naval district through local youth volunteers और child defenders? ये बाल बंधु स्कीम है, जो बेसिकली जो लोग इफेक्ट होते हैं, अब कहीं पे भी आर्मी वगैरह का अगर आना जाना होगा तो देयर आर सम डिस्टर्बेंस, देयर विल बी सम डिस्टर्बेंस। हम लोग इसके बहुत ज्यादा यूज्ड टू तो नहीं है, पर जो यूज्ड टू है दे कैन से कि या देयर आर सम डिस्टर्बेंस बिकॉज इट्स देयर विल बी अ मिलिट्री रूल, वहां पे मिलिट्री का इन्फोर्समेंट होता है, बिकॉज दैट एरियाज विल बी मोर सेंसिटिव। वो एरिया सेंसिटिव होते हैं इसलिए वहां पे मिलिट्री जाती है। तो वहां पे इन चीजों के लिए स्पेशल इनिशिएटिव चला गया था, एक बाल बंधु स्कीम। तो आज के लिए हम इन क्वेश्चंस को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।